Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. आज हम रेगुलर वर्ब्स को, इर्रेगुलर वर्ब्स को और उसके साथ साथ वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब वर्ब इरेगुलर और रेगुलर वर्ब से मूव करने से पहले मैं आपको ना इसका एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. हमें बचपन से इसके कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं. रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, हम सबको ही इसका कॉन्सेप्ट पता है. लेकिन हमें ना सिर्फ नाम से इसकी पहचान नहीं है. अभी जब मैं आपको बताऊँगी ना इसका कॉन्सेप्ट, तो आपको भी याद आएगा कि हम बचपन से ही ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं. तो रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब में जब हम वर्ब की पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो जब हम ये बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बना रहे हैं या जिसको पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके एंड में ना हम सिर्फ डी या ई डी लगा के उन फॉर्म्स को बना लेते हैं. जिस तरह अगर वॉक है तो वॉक के एंड में हम लोगों ने ई डी लगाया, वॉक बन गया. क्लाइंब है तो उसके एंड में हमने ई डी लगाया, वो क्लाइंब बन गया. यानी कि हमें पता है कि हम इनके एंड में ई डी या डी ऐड कर रहे हैं, तो वो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उनकी बन रही है. दैट्स इट. ये रेगुलर वर्ब है, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. अब इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब्स जो है ये अनप्रिडिक्टेबल वर्ड्स होते हैं. यानी कि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ये अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है कुछ है, तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म जो है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल ईट है, तो अब उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? एट. और फिर उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन. तो अब ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल से वर्ड्स थे. हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये इसके, तो हमें वो याद करनी पड़ती है इरेगुलर वर्ब्स को. तो ये होती है सिंपल रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. तो अब इनको डेफिनेशंस के साथ पढ़ते हैं. Regular verbs. Regular verbs are defined as having both their past simple tense and past participle forms constructed by adding the suffix d or ed to the end of the word. For most regular verbs, this is the only change to the word's spelling. यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं इनमें हम क्या चेंज इनमें आता है, इनके पास सिंबल टेंस या पास पार्टिसिपल फॉर्म जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो सफिक्स जो है डी या ई डी इनके वर्ड के एंड में आ जाता है, एंड दैट्स इट. और यही वर्ड के अंदर जो है वो चेंज होता है रेगुलर वर्ब्स में. यही एक चेंज आता है इनकी फॉर्म्स बनाते हुए. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन रेगुलर वर्ब्स. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेस फॉर्म है हमारी प्ले, और पास्ट सिंपल टेंसेस की क्या है? ई डी लग गया तो वो बन गया जी प्लेड. बेक है, बेक्ड हो गया, सिर्फ ई डी लगा. लिसन, लिसनड. अप्रोच, अप्रोच्ड. गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड. क्लाइंब, क्लाइंब्ड एंड वॉक, वॉक्ड. अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इस पूरे वर्ड के अंदर लाइक प्ले है, प्ले से हमने जब इसकी फॉर्म बनाई पास्ट सिंपल टेंस, तो इसमें क्या एक डिफरेंस आया? सिर्फ एक ई डी का ही डिफरेंस आया ना. तो वही चीज़ अभी कही थी हमने कि रेगुलर वर्ब्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ ये ही वर्ड के अंदर एक चेंज आता है इनके स्पेलिंग्स में. In all the previous examples, the only alteration to the verb has been the addition of d or ed. अब इन एग्जाम्पल्स में भी हमने देख लिया है कि सिर्फ d या ed ही लग रहा है जो कि उनको चेंज कर रहा है, बाकी सारी सेम है. Irregular verbs. Some verbs have one or more irregular forms. अब कुछ verbs की वन या वन से ज़्यादा भी irregular forms होती हैं. The past tense and past participle of all regular verbs are formed in the same way. By contrast, irregular verbs are unpredictable and take a variety of verb endings. Some change their spelling completely. It is essential to learn these. अब यही बात अपने अभी पहले भी की है कि irregular verbs जो होती हैं इनकी जो है ना थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी होती हैं. यानी कि इनकी जो वर्ब की एंडिंग हो रही होती है डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्ड्स के ऊपर हो रही होती है. तो इसलिए रेगुलर वर्ब्स के कंपैरिजन में इरेगुलर वर्ब्स को जो है ना वो थोड़ा सा याद करना पड़ता है, याद रखना भी पड़ता है, क्योंकि इनके स्पेलिंग्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. जैसे कि ईट की एग्जांपल अभी हमने दी थी, तो ईट, तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या बन गई है दोबारा? एट. तो अब स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना, और ईटन और फिर चेंज हो गए हैं. तो ये याद रखना पड़ेगा हमें कि इसका फॉर्म चेंज होके क्या बन रही है. तो इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो उनको रेगुलर वर्ब्स के कंपैरिजन में याद रखना पड़ता है. Forming irregular verbs, the simple past tense and past participle of regular verbs are formed using the ending ed or d if the infinitive form already ends in e. Irregular verbs do not follow the pattern, they take different endings, and the vowel of a verb often changes to form the past tense.
अब फॉर्मिंग इरेगुलर वर्ब्स जो है उसका बताया हुआ है कि रेगुलर वर्ब्स जो है हमने डिस्कस किया कि इनकी एंडिंग सिंपल डी या ई डी ऐड उस पर हो रही होती है, यानी कि ई डी या डी ऐड करने से उसकी पास सिंपल टेंस या पास पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। लेकिन जो इरेगुलर हैं वर्ब्स वो ये पैटर्न फॉलो नहीं करते, उनकी एंडिंग डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर हो रही होती है, डिफरेंट उनके पूरी मतलब की जो फॉर्म होती है ना वो चेंज हो रही होती है। अब ये एक एग्जांपल है, ग्रेस डिस्कवर्ड हर शूज़ अ वीक आफ्टर हर सिस्टर हैड स्वाइप्ड देम। अब इस टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर डिस्कवर्ड जो है ये रेगुलर सिंपल पास्ट टेंस है। किसकी? डिस्कवर। डिस्कवर वर्ड है ना, तो डिस्कवर के आगे हमने सिंपल ई डी लगाया, यानी कि इसकी एंडिंग हो रही है ई डी पे। ई डी सिंपल लगाया तो ये इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। और उसके बाद स्वाइप वर्ड है, तो स्वाइप की भी एंडिंग हो रही है, तो हमने उसके आगे सिंपल डी ऐड किया है, तो स्वाइप बन गया स्वाइप्ड। तो ये जो एंडिंग है डी के ऊपर या ई डी के ऊपर हो रही है, उनकी फॉर्म चेंज हो रही है। अब इसी एग्जांपल को हम वर्ड्स चेंज करके देखते हैं। ग्रेस फाउंड हर शूज़ अ वीक आफ्टर हर सिस्टर हैड स्टोलन देम। अब फाउंड जो है ये क्या है? इरेगुलर सिंपल पास्ट टेंस है। किसका? फाइंड का। फाइंड का जो चेंज होता है ना, तो उसको हम बनाते हैं, वो हो जाता है फाउंड, यानी कि स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गए, कोई डी या ई डी एंड में ऐड नहीं हुआ। और इसी तरह से स्टोलन जो है ये स्टील की इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब ये स्टील भी जो है पूरे इसके स्पेलिंग चेंज हो गए, इसकी फॉर्म चेंज होने से जो है ना, फॉर्म चेंज हमने किया तो पूरे स्पेलिंग चेंज हो गए, इसे वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब अनप्रिडिक्टेबल सा वर्ड है ना, कि स्टील की जो है ना पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वो स्टोलन है, तो ये किस उसमें आ जाएगी? रेगुलर वर्ब में आएगी कि इरेगुलर में? ये इरेगुलर वर्ब में आ जाएगी। ठीक हो गया। Common irregular verbs. Many well-known verbs do not take the standard ending ed when they are used in the past tense or past participles. The past tense forms and past participles of some irregular verbs look very different from the infinitive form. All these verb forms have to be learned. अब बहुत से जो है ना वेल नोन वर्ब्स होते हैं जिनकी एंडिंग ई डी के ऊपर नहीं हो रही होती, ना ई डी के ऊपर हो रही होती है, ये इनकी पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ना जब हम बनाते हैं तो वो इरेगुलर वर्ब की तरह लगती है। सही हो गया। ये एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म है बी, बहुत कॉमन है, बहुत वेल नोन एक वर्ब है, तो इसकी जो बनेगी सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बी के आगे ना, ना ही ई डी लगा है ना ही डी लगा है। उसकी सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म क्या बनी है? वॉज, या फिर हो जाएगी वर। सिंगल के लिए वॉज होगी, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए वर हो जाएगी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसकी हो जाएगी बीन। अभी बिल्कुल डिफरेंट है ना, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हुआ हुआ, कोई उसके अंदर वो एक चीज़ नहीं चल रही कि जी डी और ई डी ही लगना है एज अ सफिक्स, तो बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से बिकम है, ये हो जाएगा बिकेम एंड बिकम। और फिर बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन। डू भी एक बहुत वेल नोन वर्ब है, और इसकी जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिड, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी डन। इसी तरह से ईट, ये भी हमने एग्जांपल इसकी मैंने आपको दी है पहले। ईट की सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म हो गई एट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई ईटन। इसी तरह से फाइंड, फाउंड, फाउंड, हैंग, हंग, हंग, और इसी तरह से ये बाकी सारी जो हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वेल नोन वर्ब्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, टेंसेस बनाने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो जो अभी इनकी हम पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी रेगुलर वर्ब में नहीं आ रही है। सही है ना, वो आ रही है इरेगुलर वर्ब में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये जो टॉपिक है ना, इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं आजकल, इस नाम से भी इसे देखा जाता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, या सिर्फ इसको वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो अब ये है क्या, इसका ही पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सिंपल जो एग्रीमेंट है ना, आप इस तरह से अपने माइंड में रखें, एग्रीमेंट एक क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है कि दो डिफरेंट लोग जो हैं वो एक किसी बात के ऊपर सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, एक बात के ऊपर मान जाते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कोई, ठीक है, तो उसको ये कि अगर ये काम मैं करूँगा तो आप भी ये काम करोगे, ठीक हो गया ना, एक एग्रीमेंट के ऊपर वो दोनों एग्री हो गए। तो ये एग्रीमेंट जो होता है ना, इसी तरह से सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या फिर सिंपल वर्ब एग्रीमेंट। Subjects and verbs must agree with one another in number, singular or plural,
Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, its verb must also be plural. The number of the subject dictates the number of the verb. अब सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक दूसरे के साथ नंबर्स चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है वो उसके एक दूसरे के साथ एग्री करने चाहिए। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा और अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कौन डिक्टेट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्ब। यानी कि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे वो ही नंबर ऑफ वर्ब होंगे। ये चीज़ होती है जी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Like nouns and pronouns, a verb can be singular or plural in number, but it must match the subject to which it relates. Sometimes it's hard to know whether a noun is singular or plural, leading to errors in verb agreement. अब जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन होते हैं, अब सबसे पहले तो ये हमें पता है कि जी सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो नाउन है प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है? एक्शन है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक हो गया। तो अब जो ये सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट बना है ना उसको हम बेसिकली कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन जो है, एक वर्ब जो है सिंगुलर है या प्लूरल है नंबर में, ये मैच करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ कि किससे रिलेट कर रहा है। यानी कि अगर सिंगुलर की बात हुई है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, अगर प्लूरल की बात हुई है तो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। लेकिन समटाइम जो है ना ये मुश्किल हो जाता है कि नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम एरर्स करते हैं फिर वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, तो ये हमने आज क्लियर करना है। अब सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना हमने, उसको देखते हैं। द की टू करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ टू फॉलो दिस सिंपल रूल। इस सिंपल रूल को हमने फॉलो करना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अब वही एक सिंपल सा रूल है जिसको हमने फॉलो करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। द कम्पिटिटर्स हैव अराइव्ड एंड द माइटी मसल मैन कॉन्टेस्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर द कम्पिटिटर्स हैव अराइव्ड, अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को यहाँ तक रखें तो आप ये देखें कि कम्पिटिटर्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, कम्पिटिटर नहीं कहा, कम्पिटिटर्स प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट है, तो आगे जो वर्ब आया है उसके साथ वो क्या आएगा? हैज़ तो नहीं आएगा, वो भी हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल यूज़ किया है। द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल सो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो कम्पिटिटर्स हैव अराइव्ड, सही हो गया। एंड द माइटी मसल मैन कॉन्टेस्ट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। अब ये माइटी मसल मैन जो है कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट का नाम है। अब ये दो तीन वर्ड इकट्ठे हैं तो इट डजेंट मीन कि ये प्लूरल फॉर्म हो गई है। ये कॉन्टेस्ट का नाम है, एक सिंगल कॉन्टेस्ट है, उसका नाम है माइटी मसल मैन कॉन्टेस्ट। तो ये सिंगुलर हुआ ना कॉन्टेस्ट। तो जब सिंगुलर है तो उसके आगे हमने इज़ यूज़ किया है, आर यूज़ नहीं किया, इज़ यूज़ किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने आगे उसके इज़ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज़ किया है। सही है। कलेक्टिव नाउन्स। अब मोस्टली जो है ना वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ना ये कलेक्टिव नाउन्स के अंदर ये मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो है ना वो एक क्लास को, एक क्राउड को शो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाती है कि अब वहाँ पे आगे हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना है या जो वर्ब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको देखते हैं। मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स फॉर एग्जाम्पल क्लास और क्राउड आर सिंगुलर वर्ड्स because they can be made plural classes, crowds. However, some collective nouns include team, staff, and couple can be singular or plural. A good general rule to follow is to consider whether the noun is acting as a unit or whether the noun is made up of individuals acting in different ways. अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल और थिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो जो मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना वो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, बिकॉज दे कैन मेड
प्लूरल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्लूरल भी बन सकता है। जैसे क्लास है तो क्लासेस हो गया, क्राउड है क्राउड्स हो गया। तो सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, सिंगुलर वर्ड क्या हो गया, क्लास एंड क्राउड, और प्लूरल क्या हो गया, क्लासेस एंड क्राउड्स। जबकि जो कुछ कलेक्टिव नाउन्स उस तरह के होते हैं जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टाफ है, टीम है, कपल, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो एक बड़ा अच्छा रूल जो है वो इसे समझना है कि जो नाउन है वो एक यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा है या फिर इंडिविजुअल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है हमने। एग्जाम्पल से ये चीज़ देखते हैं। माई टीम हैज़ वॉन। अब जो टीम है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक यूनिट को, सही है। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ यूज्ड, क्योंकि अब टीम जो है वो पूरे एक यूनिट को परफॉर्म कर रही है। हमने एक वर्ड जो यूज़ किया है वो हमने टीम के लिए, यानी कि टीम के अंदर बहुत से मेंबर्स होंगे, लेकिन जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, हमें ये समझना है। तो जो टीम है वो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके आगे हमने जो वर्ब की फॉर्म लगाई है वो हमने सिंगुलर लगाई है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी आगे सिंगुलर यूज़ होगा। इसलिए हमने द माई टीम हैज़ वॉन, हैव नहीं यूज़ किया, हमने हैज़ यूज़ किया है, क्योंकि सिंगुलर टीम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर वर्ड है, तो आगे हमने उसके वर्ब पे वो सिंगुलर यूज़ किया है। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर फीलिंग्स। अब यहाँ पे जो टीम है उसको हमने डिवाइड कर दिया उनके फीलिंग्स के बेस पे। कोई जो है वो हैप्पी है, कोई सैड है, कोई किसी तरह से है। तो ये जो टीम है उसको वो अब उसमें हर जो इंडिविजुअल मेंबर है वो डिफरेंट वे में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ हुई है, जिसकी वजह से आगे हमने वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ किया है। अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो भी ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि आगे जो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। तो उसमें कैसे उसको हमने ट्रीट करना है उसको डिस्कस करते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आ जाता है जी कंपाउंड सब्जेक्ट्स, सेपरेट सब्जेक्ट्स और मिक्स सब्जेक्ट्स। मल्टीपल सब्जेक्ट्स, if a sentence contains more than one noun and these nouns are joined by and, they almost always take a plural verb. These are known as compound subjects. अब जो सेंटेंस है उसके अंदर एक से ज़्यादा नाउन है और वो उनको ज्वाइन किया हुआ है एंड ने, तो हमेशा उसके दरमियान में उसका आगे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। इनको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। Phrases such as along with and as well as separate the subject. However, in these cases, the verb should agree with the first subject regardless of whether the second subject is singular or plural. अब फ्रेजेस अगर हैं जिस तरह के अलॉन्ग विद या एज वेल एज जो है ये लगा हुआ है नाउन, डिफरेंट नाउन्स के दरमियान में या सब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो फिर उसके इस केस में हम क्या करते हैं कि जो वर्ब है वो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उससे एग्री होके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है। कि अगर फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है और उसके बाद ये फ्रेजेस इस तरह से लगे हुए हैं, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। By contrast, if a singular subject is joined to a plural subject and separated by or nor, the verb agrees with the nearest subject. अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है अगर उसको ज्वाइन किया हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सही है, तो और सेपरेट उसे किया हुआ किससे जी, और या नॉर लगा के, तो वर्ब एग्रीज करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट से, यानी कि जो वर्ब से पहले नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करेगी, यानी कि जो उसकी सिचुएशन होगी वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल लगेगा। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं पहले। टाइलर एंड हिज ब्रदर मेट आर कंपीटिंग। अब सब्जेक्ट टाइलर और मेट दोनों एक्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। इनके दरमियान में एंड लगा हुआ है, ठीक है। ज्वाइन किसे हुए हैं, एंड से, तो इनों के सो दे टेक प्लूरल फॉर्म। अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की सिचुएशंस, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि दो सब्जेक्ट्स होंगे एक्ट टुगेदर कर रहे हैं और उन लोगों को ज्वाइन किया हुआ है एंड ने, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइलर एंड हिज ब्रदर, तो ये मेट, तो ये दोनों चीज़ ज्वाइन हुए हुए हैं एंड से, तो इसके आगे वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर। सेपरेट सब्जेक्ट्स, मेट्स साइज एज वेल एज हिज स्ट्रेंथ इज ऑसम। अब यहाँ पर एज वेल एज लगा है फ्रेज। द सब्जेक्ट साइज एंड स्ट्रेंथ आर एक्टिंग सेपरेटली। अब साइज और स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, सो द वर्ब इज सिंगुलर
टू मैच द फर्स्ट सब्जेक्ट साइज। हमने भी डिस्कस किया था कि अगर फ्रेज जो है एज वेल एज या अलॉन्ग विद लगा होगा सब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेड साइज है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया है, यानी कि वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा है। नीदर टाइलर्स नेक नॉर हिज आर्म्स आर स्मॉल। अब यहाँ पर क्या हुआ है जी, प्लूरल सब्जेक्ट जो है आर्म्स वो क्लोज है वर्ब के। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर नेक से क्लोज किसके है, आर्म से, तो सब्जेक्ट वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगा। व्हेन मिक्स सब्जेक्ट्स ऑलवेज पुट द प्लूरल सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब। अभी भी हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर कंट्रास्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी है प्लूरल सब्जेक्ट भी है और वो ज्वाइन कर रहा है, यानी कि उनके दरमियान सेपरेट हो रहा है, नो और नो नीदर या इस तरह के वर्ड्स के साथ कंट्रास्ट आ रहा है, तो वर्ब किससे एग्री करेगा, जो उसके नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, आर्म्स, तो आर्म्स नियरेस्ट है हिज आर्म्स, तो वो उससे क्या आगे उसके हमने क्या लगाया है, वर्ब प्लूरल फॉर्म में लगाया, यानी कि आर यूज़ किया है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जब होते हैं उसमें भी कन्फ्यूजन आ जाती है कि इनके आगे क्या लगेगी, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर या फिर प्लूरल लगेगी, तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि एवरीबडी, एवरीवन, बोथ, ऑल, एनी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं, उसमें भी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि किस तरह से हमने आगे उसके वर्ब को लगाना है। तो देखते हैं। मोस्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड एज सिंगुलर और प्लूरल। Both, several, few, and many, for example, are always plural. Some, how, are singular words that refers to plural things. These include each, everyone, and everything. अब ये टेबल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग बताया है कि किस तरह से कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा और कौन सा प्लूरल, और कौन सा सिंगुलर प्लूरल दोनों सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है। तो एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, ये एक्सेट्रा जो ये सारे हैं ये सिंगुलर में यूज़ होंगे, तो इनके आगे कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। और अगर बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, अदर्स इस तरह के वर्ड्स हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, तो वो उसके आगे हम कौन सा लगाएंगे, वर्ब एग्री किस पे करेगा, प्लूरल में लगेगा। और अगर ऑल, एनी, मोस्ट, नन और सम इस तरह के वर्ड्स हैं तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं, और वही बात कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सिचुएशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वर्ब जो है वो पहले फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा या नियरेस्ट वाले से करेगा, तो ये हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना होता है, ये भी एक बहुत मसला होता है सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है कि समझ आ जाए कि ये सब्जेक्ट जो है समझ आ रहा है, इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस में या नहीं, उसको देखते हैं। One problem occurs when the wrong word is identified as the subject. This often happens when the subject and verb are separated by a prepositional phrase. When the prepositional phrase is removed from the sentence, it becomes clear which noun or pronoun is the true subject. अब एक मसला ये आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट कौन सा है, हम गलत उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, और ये उस वक्त होता है मोस्टली जब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में प्रपोजिशनल फ्रेज़ लगा हो। ठीक है, तो जब ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ हम रिमूव करेंगे सेंटेंस में, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में कौन सा है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। द बॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा वेट्स आर रेडी। अब इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने बॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा वेट्स आर, अब हमने ये हमें पता ही नहीं कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, हमने वेट को जो है ना एक्स्ट्रा वो लगा के प्लूरल समझ के उसके आगे आर यूज़ किया हुआ है, वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब को प्लूरल लगाया हुआ है। दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज मेड अप ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ एंड द एडजेक्टिव एक्स्ट्रा एंड द नाउन वेट्स। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है ना इसको हमने लगाया हुआ है जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर हम ये प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ एक्स्ट्रा वेट ये अगर हम हटा देते हैं तो आगे सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बॉक्स आर रेडी। अब हमें पता चल गया कि हम गलत कर रहे थे, बॉक्स आर रेडी नहीं होगा, बॉक्स सिंगुलर है, तो बॉक्स इज़ होगा। ठीक है ना, तो द बॉक्स इज़ रेडी।
ठीक। तो जब हमने बॉक्स इज़ रेडी किया, हमें पता चल गया सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, हमने आगे उसके आगे वर्ब भी फॉर्म जो है वर्ब फॉर्म जो है इज़ यूज़ की है जो कि सिंगुलर है। अब हम पहले वाले सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशनल फ्रेजेस के अंदर था, उसके अंदर हम इसी सेंटेंस को पुट करके देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा अब हमारा सेंटेंस ठीक है। यानी कि द बॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा वेट्स इज़ रेडी। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज हैज़ बीन पुट बैक इनटू द सेंटेंस एंड द वर्ब नाउ एग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब हमने उसी सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज लगाई है द बॉक्स इज़ रेडी में, इससे पहले हमने ऑफ एक्स्ट्रा वेट लगाया है, तो हमें पता चल गया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा था, एक्चुअल बॉक्स था। सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब। वर्ब को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फर्स्ट वाली वीडियो में उसकी टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को आज डिस्कस किया। इससे पहले फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और फिर नॉन फाइनाइट के आगे इसे पार्टिसिपल, जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स को, यानी कि हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। सो दिस इज़ इट, and for more videos please like, subscribe and share, and give us an honest feedback in comment section. Thank you. Allah Hafiz.